नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज इज़राइल और ईरान तो चल ही रहा है और इज़राइल और ईरान की जंग के बीच कल खबर थी कि अडानी जी का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ हाइफा पोर्ट इज़राइल में, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, उनके शेयर भी गिर गए थे फ्राइडे को। लेकिन आज खबर है कि उसको नुकसान नहीं पहुँचा है। हालाँकि जो है एनडीटीवी ने भी इसको ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे, ये देखिए। इसने लगाया कि ईरानी मिसाइल हमलों का इजरायल में स्थित अडानी के हाइफा बंदरगाह पर कोई प्रभाव नहीं, परिचालन सामान्य। अब जो है अच्छी बात है, लेकिन एक सूत्र जो एबीपी न्यूज पोर्टल जो है उसमें इजरायल के हवाले से एक सूत्र है कि वहाँ जो ऑयल रिफाइनरी है, इजरायल के ऑयल रिफाइनरी कंपनी ने कहा कि ईरान की ओर से किए गए हमलों में हाइफा के उत्तरी शहर में स्थित कंपनी के कॉम्प्लेक्स को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन हाइफा पोर्ट को कह रहा है नुकसान नहीं पहुंचा है और वहां जो है संचालन सही तरीके से चल रहा है। और ये भी बताया कि बंदरगाह में अभी 8 जहाज हैं, माल ढुलाई सामान्य है। सूत्रों ने दावा किया है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बंदरगाह या इसके संचालन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अडानी समूह ने इस मुद्दे पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी के लिए इजरायल सरकार के अधिकारियों से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका। हाइफा बंदरगाह एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये एनडीटीवी ने न्यूज लगाया है। एनडीटीवी आप जानते हैं अडानी साहब का ही है। और इसके पहले जो ये था न्यूज था, टीवी 9 भारतवर्ष ने दिया था कल, उसमें ये था कि भारी भरकम निवेश कर रखा है गौतम अडानी जी ने इजरायल में, हाइफा पोर्ट से लेकर के डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स तक। अडानी का दांव अब इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती जंग की वजह से मुश्किल में फंसता दिख रहा है। वहाँ काफी इन्वेस्टमेंट है अडानी साहब का। और इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसे एक लंबी लड़ाई की शुरुआत माना जा रहा है। इस टकराव ने अडानी के बिजनेस के लिए समस्या पैदा कर दी है। और आपको पता ही होगा, मैं जिक्र भी हल्का सा कर देता हूँ कि अडानी साहब ने जो है वहाँ इजरायल में केवल पोर्ट तक नहीं सीमित हैं, बल्कि वो 2018 में अडानी इंटरप्राइजेज ने इजरायल की बड़ी डिफेंस कंपनी एलविट सिस्टम्स के साथ मिलकर हैदराबाद में एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया था, जिसका नाम है अडानी एलविट एडवांस सिस्टम्स इंडिया। इस कंपनी का काम हर्मिस 900 ड्रोन बनाना है। ये वही ड्रोन है जो इजरायल डिफेंस फोर्सेज इस्तेमाल करती है। तो ये है। और दूसरा जो है सेमी कंडक्टर बनाने का भी डील था, लेकिन फिलहाल जो है वो रुका हुआ है और उसकी वजह ये बताई जा रही है राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि ये प्रोजेक्ट फिलहाल रुक गया है और इसके पीछे है मार्केट की अनिश्चितता और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। इस बीच जो है इजराइल और ईरान जो है वो तो आपस में वैसे ही गुत्थम गुत्था है। गुत्थम गुत्था मतलब इधर से भी हमले हो रहे हैं, उधर से भी हमले हो रहे हैं। और इस बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर ईरान ने हमला किया तो हम उसको वो सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। मतलब फिल्मी डायलॉग हर तरफ चल रहा है। बहरहाल पीढ़ियां नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि बहुत याद रखा जाएगा, इतना भयानक हम जो है हमला करेंगे। उधर जो है पीएम जो है वो तुर्की गए हैं, क्षमा करेंगे, पीएम जो है साइप्रस गए हैं। तुर्की के बगल में साइप्रस है, साइप्रस गए हैं। और कहा जाता है कि ये इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो साइप्रस गए हैं। साइप्रस हालांकि जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन माना जाता है कि वो जो दुनिया में कूटनीतिक स्तर पर जो है अगर बात करें तो साइप्रस जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण देश रहा है। और हमारे रिश्ते बताया जाता है कि हमेशा मजबूत रहे। और पीएम की यात्रा का जो मकसद है वो 4 मकसद बताया है मीडिया ने। उसमें एक तो ये है कि जो साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर है, साइप्रस उसका हिस्सा है। और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत से यूरोप तक ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इसमें यूएई, सऊदी अरब, इजरायल और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। और चूंकि चीन को काउंटर करना है, इसलिए अमेरिका ने भी इस पहल में समर्थन दिया है। और
पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्कियों को संदेश। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, चीन और तुर्की। तो तुर्की के लिए फिर जारी हुआ था भारत की तरफ से कि हम वहां से खरीदारी नहीं, यहाँ के जो नागरिक, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उन्होंने कहा था कि तुर्की से हम सामान नहीं खरीदेंगे। और उसके अलावा जो टूरिस्ट हैं उनसे भी कहा गया था कि टूरिस्ट वहां अब नहीं जाएंगे। तुर्की एक टूरिस्ट पे आधारित देश है, वहाँ की इकोनॉमी में टूरिस्टों का बड़ा योगदान है और भारत से अच्छी खासे टूरिस्ट वहां जाते हैं। अब बताया जाता है कि ये तुर्की ने साइप्रस के काफी हिस्सों पे कब्जा कर लिया किया हुआ है और ये लंबे समय से है, 1974 से विवाद चल रहा है। तो यहाँ जब गए हैं पीएम, तो ये कहा जा रहा है कि तुर्कियों को संदेश दिया गया है कि भैया अगर तुम पाकिस्तान के साथ खड़े रहोगे तो हम साइप्रस साइप्रस के साथ ज्यादा ताकत से खड़े रहेंगे। और हालांकि जो साइप्रस का जो बंटवारा हुआ है उसमें किसी और देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो मिल करके तुर्की ये चाह रहा है कि नॉर्थ साइप्रस को मान्यता मिल जाए किसी तरह से। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि साइप्रस जो है 2026 में यूरोपीय यूनियन की परिषद की अध्यक्षता करने वाला है। साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन किया है और पीओके से आने वाले आतंकवाद के खिलाफ भी ईयू में भारत के पक्ष में बात उठाने का वादा किया है, ये कह रहा है दैनिक भास्कर। वहीं भारत ने साइप्रस को 1960 में स्वतंत्रता मिलने के बाद तुरंत मान्यता दी थी। 1962 में कि राजनयिक रिश्ते हमारे उसके बीच बने हुए हैं। तो ये साइप्रस गए हैं मोदी, और साइप्रस में क्या कूटनीति है, क्या हासिल होगा, ये भी, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा एक और बुरी खबर जो है, दो जगह से हालांकि है। एक तो उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर गिर गया और उसमें 7 लोग नागरिक मारे गए। दूसरा जो है महाराष्ट्र में, पुणे में जो है इंद्रायणी नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ था, वो उस पर लोग जो है ब्रिज पे गए तो घूमने के लिए लोग, और गिर गया ब्रिज अचानक बहते नदी में। और उसमें कहा जा रहा है कि 25 से 30 लोग बह गए, कुछ डेड बॉडीज मिली हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वो जो है ब्रिज जो था पहले बंद था, फिर बंद था तो खुला कैसे, कुछ नहीं पता। देश में कुछ भी हो रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है, चूंकि इस्तीफे होते नहीं है, सरकार उन लोगों को ढूंढती नहीं है जो इसके पीछे कारण होते हैं, बल्कि न रोज नए नए दावे प्रतिदावे और क्या क्या होता रहता है।